बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको अभी वसंत भाग 2 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जो जैनेंद्र कुमार का लिखा हुआ पाठ है, मैंने उस कहानी को आपको समझाया। इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने आपको कहानी का सारांश, उसका मुख्य उद्देश्य और उसकी व्याख्या की है पाठ की। और उस 2 वीडियो में कहानी का अंत नहीं आया था, तो मैंने आज इस अपने तीसरे वीडियो में कहानी के अंत को लेकर मैं आपके साथ हूँ, जहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि जिस बगीचे में चिड़िया की बच्ची, नन्ही सी बच्ची बैठी थी, घूमते टहलते गलती से वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद माधवदास सेठ ने उस चिड़िया को देखा तो वो उसे पकड़ने की फिराक में हो जाता है, क्योंकि माधवदास का जो जीवन है वो बिल्कुल अकेला है, नितांत सूना है। वो चाहता है कि इतनी सुंदर सी चिड़िया उसके जीवन में आ जाए, उसके पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, धन दौलत है। तो विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर चिड़िया को फुसलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रतीकात्मक जो कहानी है चिड़िया की बच्ची, वो एक सीख प्रदान करती है। और कहानी को मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया है कि चिड़िया उस बगीचे में बैठी है, सेठ माधवदास उसे विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से फुसला रहा है। यहाँ तक कि उसने अपने नौकरों को भी आदेश दिया है उसे पकड़ने के लिए, और उसे बात में उलझाए रखा है। और चिड़िया है जो कि बार बार ये कहती है कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरे भाई बहन मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अंधेरा हो जाएगा तो मुझे देर हो जाएगी, मैं रास्ता भटक जाऊंगी। लेकिन माधवदास उसे एक के बाद एक प्रलोभन दे दे करके समझाने की कोशिश कर रहा है कि बस वो किसी तरीके से उसके प्रलोभन में आ जाए और वहीं रुक जाए। तो यही कहानी का अंश चल रहा है। अभी वो उसे इतना समझा बुझा ही रहा था, तो हम इस पाठ के अंतिम अंश को लेकर फिर आपके साथ हैं। और अब आपको अपनी पुस्तक खोल लीजिए, मेरे साथ बैठिए और मैं आपको कहानी का अंतिम अंश पढ़ाने के लिए आपके साथ हूँ। तो मैं अब आपको वहाँ पहुँचाती हूँ जहाँ चिड़िया ने माधवदास के प्रश्न का उत्तर दिया। तो चलते हैं पुस्तक पर। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको यही बताया था कि चिड़िया ने कहा कि मुझे रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता नहीं सूझेगा, मैं भूल जाऊंगी। तो चिड़िया ने फिर उसको अपनी बात समझाई कि भाई तो मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इतने में उसे कैसा लगता है चिड़िया को कि अचानक कोई स्पर्श सा उसे अनुभव होता है, किसी कठोर स्पर्श का अनुभव होता है, जैसे किसी ने उसे छूने की कोशिश की है। चिड़िया अचानक लगा कि कोई हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है और बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीख पड़ती है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। अचानक जब उसे लगता है कि उसे कोई हाथ का स्पर्श महसूस होता है, तो उसके गले से एक चीख निकल जाती है, और चीख इतनी भयावह रहती है। उस चीख के साथ ही अचानक वो चीखते हुए उड़ पड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा कहिए कि वह उसको एहसास हुआ और वो अचानक उड़ गई और नौकर के हाथ नहीं लगी। इसे संयोग कह सकते हैं, इसको बचना कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से माधवदास ने जाल बिछा दिया था कि वह उसे अपने चंगुल में फंसा ले। चिड़िया बिल्कुल डरी सहमी सी घबरा जाती है कि वो क्या करे, और नौकर के फैले हुए पंजे
में वह आकर भी नहीं आ सकी, मतलब वो बच गई। अचानक उसके हाथ से वो छूट गई और वो घबरा के उड़ती हुई निकली और एक सांस में उड़ती हुई, पंख फैलाई हुई, घबराई सी उड़ती हुई गई और जहाँ उसकी माँ रहती थी, माँ की गोद में बैठ के वो सुबकने लगती है, रोने लगती है। बच्चे जब बाहर से कहीं आते हैं, किसी तरह से डर हो या कोई घबराहट हो, तो माँ की गोद में ही जाके उसे चैन मिलता है। तो चिड़िया की नन्ही सी बच्ची को भी माँ की गोद में ही जाके चैन मिलता है। वो रोती हुई लिपट जाती है मैं माँ की गोद में और माँ 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 कह करके वो लिपट जाती है। माँ ने भी बच्ची को देखा घबराया हुआ, उसे छाती से चिपटा लिया और पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची तो घबराई थी। उस नन्ही सी चिड़िया की बच्ची इतनी बुरी तरह घबराई थी कि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो माँ के प्रश्नों का क्या उत्तर दे। वह माँ की छाती से चिपकी पड़ी हुई सुबक रही थी, रो रही थी। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस वो एक बार में बस माँ 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 किए जा रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दे। वो बस माँ की छाती से चिपटी हुई अपनी सारी सांसों को रोक कर, जैसे लग रहा था उसका दुनिया का, उसका संसार वापस उसे मिल गया हो, वो किसी तरीके से माधव दास की चंगुल से निकल करके बाहर भागी हो और वो सारी घबराहट उसकी माँ के गोद में आके शांत हो जाती है। बड़ी देर से उसे ढांढस बंधाया माँ ने और तब वह पलक मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सो गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं बच्चों, कि जब नन्हे से बच्चे को डर लगता है तो माँ के आंचल में ही जाके उसे चैन मिलता है। और माँ अगर उसे अपनी छाती से चिपका करके, प्यार से थपका करके गले से लगा लेती है तो दुनिया के सारे दुख पल भर में ख़त्म हो जाते हैं। उस नन्ही सी चिड़िया को भी लगा कि वो सारी परेशानियों और विपदाओं से दूर निकल आकर माँ की गोद में सिमट गई है और उसी गले से लगे लगे वो अंत में सो जाती है, जैसे अब पलक न खोलेगी, जैसे लगा दुनिया उसकी वहीं आकर सिमट गई है। तो जैनेंद्र कुमार ने कितनी सुंदर कहानी चिड़िया की बच्ची लिखी है, जिस कहानी में ये सीख मिली है कि आप बाहर की दुनिया में जाएं तो कितना सतर्क रहें। माधव दास जैसे लोग दुनिया में इधर उधर घूमते फिरते हर जगह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक नन्ही सी चिड़िया अगर समझदारी से उसके चंगुल से निकल सकती है तो हमें भी यही सीख नन्हे बच्चों को देनी चाहिए। जैनेंद्र कुमार की ये कहानी वास्तव में हृदय को छू लेने वाली कहानी है, जिसमें चिड़िया की दुख और माधव दास जैसे जो लोग होते हैं उनके विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको चिड़िया की बच्ची कहानी की व्याख्या की, आपको समझाया। अब बारी आती है कि मैं आपको इस पाठ के प्रश्नों को समझाऊं। तो अब मैं आती हूँ आपको लेके प्रश्नों के पास। एक कहानी से जो प्रश्न है पहले वह उसे समझाऊंगी। जब आप उसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा तब उसे अपनी भाषा में उत्तर को लिखिएगा। तो मैं सीधे आ जाती हूँ अब कहानी अभ्यास प्रश्नों की तरफ। कहानी से जो पहला प्रश्न है मैं उसे पढ़कर आपको समझाती हूँ कि उसके उत्तर में क्या लिखा जाएगा। तो कहानी से जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। मैंने कहानी जब आपको बताई थी, ये बात बहुत बार बताई है, लेकिन फिर भी उत्तर की तरह मैं आपको इसको बता दे रही हूँ। आप उसे सुनिए और ताकि आप अपनी कॉपी पे इसके उत्तर लिख सकिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि माधव दास की बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था। बहुत बड़ा आदमी था, सेठ था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तुझे माला माल कर दूंगा, ये सारी बातें से सुनकर ऐसा लगता है कि माधव दास बहुत बड़ा सेठ है। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कोठियों पर कोठियाँ, बगीचों पे बगीचे, नौकर चाकर सब कुछ है।
इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है कि वो बहुत बड़ा सेठ है। इसके अलावा वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। यह बात ये बात दर्शाती है कि सारी सुख सुविधाओं के बाद भी उसका जीवन सुखी नहीं था, बिल्कुल नितांत अकेला था। इसलिए वह सुखी नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में कोई नहीं था। तो वो चिड़िया को ही रोकना चाहता था। तो यहाँ पर उसकी कोठी, उसकी बातचीत, सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, ये सारी चीज़ें सुन के प्रतीत होता है कि वो उसका जीवन संपन्नता से भरा था। लेकिन उसके जीवन में सुख इसलिए नहीं था क्योंकि उसके घर में उसके साथ रहने वाला कोई नहीं था। वो अपना एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था, इसलिए वो सुखी नहीं था। अब मैं बढ़ती हूँ दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों जो लिखा जाएगा वो मैं आपको समझाती हूँ कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। माधवदास चिड़िया से बार बार इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता है कि वह चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए उसके बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। माधवदास का ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं प्रतीत होता। वह चिड़िया को महल में पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था और अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके, उसे देख सके। तो उसके स्वरूप को देखकर वो बार बार यही चाहता था कि उसे लालच देता है, प्रलोभन देता है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है, क्योंकि उसका जीवन नितांत अकेला था और वो चाहता था कि चिड़िया को यहीं पिंजरे में कैद कर ले। इसलिए उसे तरह तरह का लालच देता था कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, ये बाग बगीचा सब तुम्हारा ही है। तो इस तरीके से माधवदास बिना स्वार्थ के चिड़िया को नहीं बल्कि स्वार्थवश उसे वहाँ रोकना चाहता था। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का प्रलोभन दे रहा था, लेकिन इसके विपरीत चिड़िया की सुख सुविधाएं प्रकृति में निहित थीं। हवा, धूप और फूल ही उसकी धन संपत्ति थी। माँ, परिवार और घर उसके लिए सबसे अधिक सुखदायी थे। उसे तो स्वतंत्रता ही पसंद थी। उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए था। वो तो कहती है कि मैं ये नहीं जानती कि सोना किसको कहते हैं। वो अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। शाम होते होते माँ के पास जाने के लिए उसे जल्दी मच जाती है। वो जिद करने लगती है। वह प्रकृति में स्वतंत्र होकर घूमना चाहती है, विचरण करना चाहती है। बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। यही कारण है कि वह माधवदास की बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे तो अपनी माँ के पास जाना था। वहीं दूसरी ओर माधवदास स्वार्थ से सांसारिक सुखों में लिप्त रहने के वाले मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है माधवदास के पास रुपया पैसा सब कुछ है,
लेकिन सांसारिक सुख उसके पास भरपूर थे। प्रकृति उनके लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन थी। उनके लिए धन दौलत, ताकत, संसार की मूल्यवान वस्तुएं थी जिससे वे संसार को वश में करना चाहते थे। इन कारणों से वह चिड़िया के जिद को मूर्खतापूर्ण बताकर उसे समझाने की बार बार कोशिश करते थे कि तुम्हारी माँ के पास क्या है, मेरे पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, मैं तुम्हारा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। तो लेकिन चिड़िया समझदार थी, उसने उसकी एक न सुनी। तो चिड़िया के जिद को इसीलिए वे मूर्खतापूर्ण कहते हैं। अब बारी है चौथे प्रश्न की। मैं अब आपको चौथा प्रश्न समझाऊंगी। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। देखिए कहानी में क्या है, पहले मैं उसको आपको समझा दूं। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात, जो एकदम कहानी का अंतिम हिस्सा है, मैं उसकी बात आपको समझाना चाहूँगी कि जब चिड़िया को ये लगता है कि कोई कठोर सा स्पर्श उसके शरीर को छूने जा रहा है तो वो घबरा जाती है और अचानक चिचियाती हुई, चीखती हुई वो वहाँ से उड़ जाती है। उसी अंश को उत्तर के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। तो मैं इसे उत्तर की तरह आपको समझाती हूँ, क्योंकि आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। आपको कहानी के अंश के साथ साथ उत्तरों की भाषा में यदि समझाया जाएगा तभी आपको प्रश्न के उत्तर समझ में आएंगे। इसलिए इसमें क्या लिखा जाएगा मैं आपको वो समझाती हूँ। आप इसमें ऐसे लिखिएगा कि कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से निकल भागने की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई। अपनी तरफ से आप लिख रहे हैं तो आप कहिए, अपने लिए लिखिएगा, क्योंकि बच्चों के लिए पूछा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो लिखिए। तो आप लिखिएगा कि मुझे बहुत खुशी हुई। हर बच्चे को होगी, स्वाभाविक सी बात है, पढ़ने वाले को भी हो रही है, तो आप तो बच्चे हैं, आपको तो होगी ही। तो आप सीधे सीधे लिखिएगा कि मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि माधव दास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं, चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया वहाँ से निकल भागने की कोशिश करती है। माधवदास चिड़िया को पकड़ने वाले लोगों जैसे व्यक्ति हैं, पकड़वाने में सफल हो जाता है और चिड़िया का शेष जीवन अगर सफल हो जाता, मान लीजिए किसी कारण से माधवदास उस चिड़िया को पकड़ लेता, तो शेष जीवन चिड़िया का कैसा होता, वो पिंजरे में कैद हो जाती। तो शेष जीवन चिड़िया का जो है कैदी के रूप में व्यतीत होता, उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती, परिवार से वो बिछड़ जाती, उसे उसके मन मुताबिक कहीं स्वतंत्रता नहीं मिलती, हंसी खुशी समाप्त हो जाती और वह चिड़िया चाहे लाख सुख सुविधाओं में माधवदास उसे रखता, सोने का पिंजरा ही क्यों न बनवा देता, लेकिन चिड़िया का जो स्वाभाविक रूप है वो उसे नहीं प्राप्त हो सकता था। खुले आकाश में वो विचरण नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे लगा कि वह अगर माधवदास के चंगुल से निकल भागेगी तभी सुखी रहेगी। इसलिए उसने अंतिम क्षण में जब उसके नौकरों ने उसे पकड़ना चाहा तो अचानक उनके पंजे से निकल भागी, फुर से करके उड़ती है और सीधे उड़ते उड़ते अपने माँ की गोद में आकर स्थिर होती है और घबराई हुई है। तो यही आप इस प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि प्रश्न का उत्तर कहा गया है 40 से 50 शब्दों में, तो एक अनुच्छेद की तरह हो गया। अपनी अनुभूतियों को आप इस अनुच्छेद में, मैंने आपको इसको समझा दिया है, अब आप इसको अनुच्छेद की तरह इसके उत्तर को लिखेंगे, तब आपको जा कर के ये स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखा जाएगा। एक तरीके से मुझे ये कहना चाहिए कि इस प्रश्न के उत्तर में आपको कहानी का सारांश जैसा उत्तर आपका ये तैयार होगा, क्योंकि इसमें आपको
वो सारी चीज़ें बतानी होगी जो कहानी में होती है। तो वो सारी चीज़ें इस कहानी में होती गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो घटनाएं क्रमशः रूप में आती हैं, और उस समय तक जहाँ चिड़िया को नौकर पकड़ने के लिए आता है, तो उन वहाँ तक बता के आप बताएंगे कि पक्षी को अपनी स्वतंत्रता ज़्यादा प्रिय होती है। अगर माधवदास के चंगुल में वो फंसी रह जाती तो संभवतः उसका शेष जीवन माधवदास के यहाँ व्यतीत हो जाता। न वो खुले आकाश में उड़ सकती थी और न अपने परिवार के साथ मिल सकती थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को अनुच्छेद की तरह लिखिएगा, ताकि वह प्रश्न 40 से 50 शब्दों का मतलब कम से कम 5-7 लाइनों तक इसका उत्तर होना चाहिए। मैं बढ़ती हूँ, आपको 5वें प्रश्न की ओर ले आती हूँ और 5वां प्रश्न पढ़ के बताती हूँ। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। संभवतः मेरे समझाए बिना भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा आपसे ये है कि माँ की जो अनुभूति स्वयं बच्चा करेगा, वो चीज़ संभवतः मैं आपको बताऊं तो भी और ना बताऊं तो भी आपको वो स्पष्ट रूप से समझ में आता है। फिर भी प्रश्न का उत्तर है तो मैं आपको इसको समझा देती हूँ। प्रश्न में पूछा गया कि आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। मैंने आपको पाठ को पढ़ाते समय बहुत जगह इस बात को कहा कि माँ के बिना जीवन अधूरा होता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ सदैव सुख दुख में आपके साथ रहती है। माँ हमारे जीवन, हमारे मतलब आपके जीवन, हमारे जीवन, किसी के भी जीवन की बात हो, हमारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर करती है। सारे दुखों और कष्टों को स्वयं झेल लेती है। हमारा लालन पालन पोषण करती है, सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है। स्वयं भले दुख में रहे लेकिन हमें कभी दुखी नहीं होने देती। दुख की घड़ी में भी माँ के गोद में आकर सारे दुख दूर हो जाते हैं, ढांढस बंधा देती है। माँ का स्नेह और आशीर्वाद बच्चे की सफलता के लिए बहुत आवश्यक होता है। माँ की गोद में आकर सारे दुनिया के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। माँ के बिना तो जीवन ही अधूरा होता है। अगर माँ का ऋण कभी हम उतारना भी चाहें तो हम जीवन पर्यंत उस ऋण को उतार नहीं सकते। माँ वास्तव में कुदरत की बनाई हुई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऋण को जीवन पर्यंत हम कभी उतार नहीं सकते। यही कारण है जब चिड़िया को माधवदास भी देर से घर जाने पे बार बार ये कहता है कि क्या है तुम्हारी माँ के पास, तो चिड़िया को ये लगता है नहीं, मेरी माँ मेरी बाट जोह रही होगी, माँ मेरी इंतज़ार कर रही होगी। उसे माँ का महत्व तो समझ में आता है। तो ऐसा ही होता है माँ का स्थान। माँ की गोद में आके सारी दुनिया सिमट जाती है। तो यहाँ पर यही माँ का महत्व आपकी ज़िंदगी में क्या है, आप कैसा महसूस करते हैं, उन सारी चीज़ों को मिलाकर आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो यह प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर अच्छा होगा। और कभी अगर आपको प्रश्न आ जाए कि माँ पर अनुच्छेद लिखें, तो भी आप इस प्रश्न को अनुच्छेद के रूप में आ जाए तो भी आप इसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। यह प्रश्न अगर अनुच्छेद के रूप में भी हो तो भी आप इसे लिख सकते हैं। और प्रश्न के उत्तर में जो ये पूछा गया है कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है, तो इसे आप स्वयं अपनी अनुभूतियों पर भी लिख सकते हैं। कहानी के अंश को थोड़ा बहुत आप इसमें जोड़िए, क्योंकि माधवदास और चिड़िया के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत से ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि चिड़िया को माधवदास की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो हाव भाव है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे प्रलोभन देता है तो वो तुरंत कहती है नहीं, मुझे जाने दो,
मुझे माँ के पास जाना है, माँ मेरी बाट जो हो रही होगी। तो उसके हृदय में माँ का जो महत्व है वो स्पष्ट दिखाई देता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है कि बच्चे के जीवन में माँ का महत्व कितना अहम है। बच्चों, अभी तक मैंने आपको 5वां प्रश्न पढ़ाया। अब मैं आपको छठे प्रश्न पे लाती हूँ और छठा प्रश्न पढ़ के आपको समझा दूँ। पहले पूछा गया है इस प्रश्न में, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो देखिए, कहानी तो आपको मैंने पहले भी समझा दी है और पूरी कहानी का जो उद्देश्य है वो भी मैंने समझाया आपको। शीर्षक तो आप इसका कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में चिड़िया से संबंधित कोई शीर्षक अगर इस पर बनाया जाएगा तो वो बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा इस विषय में कहानी के सारांश को आपको समझाती हूँ, फिर आप सोचिएगा कि इस पे कौन सा शीर्षक अच्छा लगेगा या बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो आप जानते ही हैं कि कहानी में वास्तव में माधव दास सेठ जो रहता है, जिसके पास तमाम कोठियाँ हैं, बंगले हैं, रुपया पैसा है, धन दौलत है, मगर उसका जीवन बिल्कुल एकांत में रहते रहते अकेला हो गया है। उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। रोजाना शाम बगीचे में बैठकर वो अपना वक्त बिताया करता था अकेले ही। अचानक एक दिन एक नन्ही सी चिड़िया उनके बगीचे में आके बैठती है। बगीचे में बैठी चिड़िया को देखकर उसे ये लगता है कि काश ये चिड़िया अगर मेरे घर में रह जाए तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा, और उसके पास सुख सुविधाएं भरी हुई हैं। तो उसका सारा चक्र उस चिड़िया को पकड़ने के लिए ही शुरू हो जाता है। तो किसी भी तरीके से वह चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है, उसे बात में उलझाता है, उसके बारे में जानना चाहता है। तो कहानी देखिए क्या दिखा रही है कि एक तरफ माधव दास सेठ है, दूसरे तरफ वो नन्ही सी चिड़िया है जिसके जीवन में माँ, उसके भाई बहन है, लेकिन वो गलती से उड़ते उड़ते आ करके माधव दास के बगीचे में बैठ गई। अब माधव दास उसकी सुंदरता को देखकर बस वो सोचता है किसी तरीके से इस चिड़िया को कैद कर लिया जाए। सारे प्रयास कर देता है, सारा सब कुछ करता है, मगर वो चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया उसके प्रलोभन में नहीं आती। तब उसने अपना कड़ा रुख भी अपनाया, अपने नौकरों से उसे पकड़वाने की कोशिश की। उसे तो समझाया बहुत कि माँ के पास कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, सोना है, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, तुम्हारे लिए बगीचा है, तुम यहाँ स्वच्छंदता से आओ जाओ। तो जब कहानी ये सारी इस सब बातों को दिखा रही है तो आपका शीर्षक भी इसी तरह का होना चाहिए कि वो शीर्षक पढ़ के लोगों को ये लगे कि इसमें क्या है। और शीर्षक हमेशा ऐसा होना चाहिए, हमेशा हमेशा आप उसमें एक दिमाग में लेके चलिए चीज़ कि हम शीर्षक ऐसा रखें जो पूरी कहानी को स्पष्ट कर दे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप हमेशा शीर्षक को इस तरह का चुने कि जो पढ़ने से उत्सुकता जगाए। तो आपको क्या लगता है कि इस पर क्या शीर्षक रखेंगे? नन्ही चिड़िया भी हो सकती है, तो चिड़िया की नन्ही बच्ची को आप उसी को पलट के लिख दीजिए, या और किसी तरीके से जो आपको उचित लगे। बच निकली चिड़िया, चिड़िया तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि चिड़िया अगर नहीं देंगे तो कहानी में वो भाव नहीं आएगा। लेकिन उस चिड़िया के माध्यम से कहानी में एक उत्सुकता बनी रहे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसे आज के समाज पर आरोपित करके कोई शीर्षक सोचिए, तो भी आपको होगा। यद्यपि ये प्रश्न आपके मनचाहे उत्तर पर आधारित है, जिसमें आप
चाहें तो अपने भाव को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, एक अच्छा शीर्षक चुन के। तो मैं इस प्रश्न के उत्तर को आपके लिए छोड़ देती हूँ। मैंने आपको समझा दिया कहानी के सारांश के रूप में कि ये चीज़ें अगर कही गई हैं प्रश्न में, कहानी में, तो आपको कुछ ऐसा ही शीर्षक इसके लिए सोचना होगा जिसके माध्यम से आप पूरी कहानी में एक उत्साह बनाए रखिए और शीर्षक सुन के लोग उसे पढ़ना चाहें। तो एक अच्छा सा शीर्षक सोचिए इसके लिए और उसी शीर्षक को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आज आपको 1 से 6 तक के प्रश्न करा दिए। अब मैं आपको कहानी से आगे के प्रश्न कराऊंगी और कहानी से आगे के प्रश्न को लेकर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।